अग्रदूत अभी यूरोपीय देश संवैधानिक राजतंत्र के स्तर पर ही थे, जबकि अमेरिकन लोकतंत्र की अवस्था में पहुंच गए। संघीय व्यवस्था अमेरिकी लोगों ने विशाल विशाल आकार एवं बहुलवादी स्वरूप वाले देशों के लिए सरकार को एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। सबसे बढ़कर अमेरिकन क्रांति के विचार फ्रांस, यूरोप एवं लैटिन अमेरिका के देशों से होते हुए एशिया महाद्वीप तक पहुंच गए। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 ईस्वी में अधूरे पूरा करने का प्रयास अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता पर लागू अमेरिकी संघालन आंतरिक रूप से में विभाजित क्योंकि अमेरिका कांग्रेस के में 10 राज्यों की स्थिति अधिक मजबूत है। संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से विभाजित उत्तर में पूंजीवादी मॉडल, जबकि दक्षिण में दास व्यवस्था पर भी आधारित बागवानी खेती है। अमेरिकी गृह युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका का रूपांतरण मंत्र किसी विध्वंसात्मक घटना के द्वारा एक बड़ा रचनात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उदाहरण अमेरिकी गृह युद्ध शायद ही अमेरिकी राष्ट्र की समझ इतनी बड़ी चुनौती उपस्थित हुई होगी जितनी कि हम गृह युद्ध के रूपांतरण की पाते हैं। परंतु इस घटना के संयुक्त राज्य अमेरिकी को रूपांतरित कर एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया है। दास व्यवस्था का उन्मूलन उत्तरी अमेरिकी राज्य दास व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे, वही दक्षिण अमेरिका राज्य इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि अमेरिकी गृह युद्ध दास व्यवस्था के उन्मूलन के मुद्दे पर हुआ था, परंतु दास व्यवस्था तो महज एक ऊपरी कारण था, वास्तविक कारण तो आर्थिक और संवैधानिक था। आर्थिक मुद्दा उत्तरी अमेरिका राज्यों में औद्योगिकीकरण आरंभ हो गया था, इसीलिए उत्तर अमेरिका राज्य दास व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे, क्योंकि दास व्यवस्था औद्योगिकीकरण की आवश्यकता के अनुकूल नहीं होती। वही दक्षिण अमेरिका राज्य की व्यवस्था बागवानी खेती पर निर्भर थी और दास श्रमिक के बिना बागवानी खेती का संचालन संभव नहीं था। संवैधानिक मुद्दे इसके अतिरिक्त यूएस का पश्चिम की ओर विस्तार हो रहा था तथा नए क्षेत्र राज्यों के रूप में शामिल हो रहे थे। वहां भी दक्षिण के दास राज्य चाहते थे कि नए क्षेत्रों को दास राज्य के रूप में शामिल किया जाए, ताकि अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदनों में दास राज्यों की स्थिति मजबूत बनी रहे। उत्तरी अमेरिकी राज्य का इसका विरोध कर रहे थे। इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का तापमान प्रयास विफल हो रहा था। अतः अब प्रश्न यह था कि यूएस का भविष्य किस ओर जाएगा, पूंजीवादी की ओर अथवा दास श्रम पर आधारित श्रमिक के हितों में, या महज यूरोपीय देशों के कच्चे माल का उत्पादन बना रह जाएगा। तत्कालीन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन के अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचन ने यूएस को गृह युद्ध की कगार पर डाल दिया है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका लक्ष्य दास व्यवस्था का उन्मूलन करना था। उत्तरी अमेरिका उद्योग के संरक्षण देना है। अब यूएस के 11 राज्यों से नए राज्यों की संख्या 34 संघ से पृथक होकर अपना एक अलग संघ बनाने का प्रयास किया है, परंतु अब्राहम लिंकन ने संप्रभुता की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए दक्षिण राज्यों के इस कदम को असंवैधानिक करार दिया है। उसने यह घोषित किया कि अगर अमेरिका राज्य अविभाजित है तो अमेरिकी संघ भी अविभाजित है। फिर उसने गृह युद्ध दास व्यवस्था के उन्मूलन के नाम पर नहीं, बल्कि अमेरिकी संघ की रक्षा के नाम पर लड़ा है। यद्यपि यह दूसरी बात है कि उसने गृह युद्ध के मध्य ही दास व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया है। यह गृह युद्ध 1861 में आरंभ होकर 1865 तक चला है। आरंभ में दक्षिण अमेरिका राज्यों का पल्ला भारी था, परंतु आगे उत्तरी अमेरिका राज्यों का पल्ला भारी हो गया और वे गृह युद्ध जीत गए। अंत में 1877 के लुइसियाना पैक्ट के आधार पर उत्तरी और दक्षिणी राज्य फिर एक हो गए। इस प्रकार एक राष्ट्र के रूप में यूएस सुरक्षित रहा। अमेरिकी गृह युद्ध का निर्माण गृह युद्ध का अमेरिकी राष्ट्र पर निम्नलिखित रचनात्मक प्रभाव देखा गया है। एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में यूएस का उद्भव गृह युद्ध के पश्चात दक्षिण अमेरिका राज्यों में औद्योगिकरण का प्रयास हुआ है। फिर अमेरिकी सरकार के द्वारा अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण दिया गया। लगभग 8 दशकों तक इस संरक्षणवादी नीतियों पर चलते हुए यूएस विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। फिर रेलवे के प्रचार ने यूएस को उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपस में जोड़ दिया। इससे भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार यूएस का आर्थिक एकीकरण हुआ तथा वहां तेजी से पूंजीवादी का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच यूएस को एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होना जब तक यूएस में दास व्यवस्था कायम रही थी यूरोपीय राष्ट्र के द्वारा इसकी आलोचना की जाती रही है, परंतु गृह युद्ध के पश्चात संविधान में 13वें संशोधन के आधार पर दास व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया है। फिर
14वें और 15वें संशोधन के आधार पर अमेरिकी दासों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हुआ है। ये इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यूएस की स्थिति सुधर गई और आगे वह मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित हुआ। सीमा संवैधानिक और नागरिक अधिकारों की स्वीकृति के बावजूद आज भी अमेरिकी जीवन के अस्तित्व को सामना का अधिकार नहीं मिलता है। स्वेत्व के द्वारा अस्तित्व पर नस्लवादी हमला और पुलिस मुठभेड़ में अस्तित्व का मारा जाना एक आम घटना हो गई है। अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडे को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस कथन का परीक्षण कीजिए। अमेरिकी गृह युद्ध जैसे विध्वंसात्मक घटना का व्यापक रचनात्मक प्रभाव देखा गया है। इससे इनमें से निम्नलिखित रूपों में अमेरिकी क्रांति के अधूरे एजेंडे को पूरा किया है। स्वतंत्रता की घोषणा का विस्तार। अमेरिकी क्रांति के द्वारा स्वतंत्र की घोषणा की गई, परंतु उनकी घोषणा दासों पर लागू नहीं होती थी। अमेरिकी गृह युद्ध ने उसे दासों पर भी लागू किया है। उदाहरण के लिए 13वें संविधान संशोधन के आधार पर दास व्यवस्था का उन्मूलन और 14वें या 15वें संशोधन के आधार पर दासों का नागरिकरण और राजनीतिक अधिकार दिया जाना है। अमेरिकी संघ का मौजूद होना अमेरिकी क्रांति के पश्चात अमेरिकी संघ में एक प्रकार का असंतुलन उत्पन्न हो गया था, क्योंकि कांग्रेस के निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दास राज्यों का वजन बढ़ जाने का खतरा था। यह राज्य की समानता की अवधारणा के विपरीत जा रहा था, परंतु दास व्यवस्था के उन्मूलन के पश्चात वह मुद्दा समाप्त हो गया। एक पूंजीवादी आंदोलन के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप में विभाजित रहा था। एक तरफ उत्तरी राज्यों में औद्योगिकरण प्रगति पर था, वहीं दक्षिणी अमेरिका राज्यों में दास व्यवस्था पर आधारित बागवानी खेती प्रचलित थी। परंतु जब दास व्यवस्था का उन्मूलन हो गया है तो दक्षिण अमेरिका राज्य भी बागवानी खेती की जगह औद्योगिकीकरण की दिशा में बढ़ गए हैं। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक एकीकरण हो गया है। फिर वही समय है जब उत्तर से दक्षिण तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे तथा आधुनिक यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ है। हाईवे एवं सुपर हाईवे स्थापित किए गए हैं। सबसे बढ़कर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को अपने उद्योगों को संरक्षण देने की स्वतंत्रता मिली है। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि जब विश्व के अन्य राज्यों में मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा था, तब अमेरिकी सरकार ने संरक्षणवादी नीति अपनाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया है और फिर यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है। इसीलिए अमेरिकी गृह युद्ध और पूंजीवादी आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। मॉडल प्रश्न। अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिकी क्रांति का दूसरा चरण था। परीक्षण कीजिए। अमेरिकी गृह युद्ध एक पूंजीवादी आंदोलन था। संदर्भ व्याख्या कीजिए। अमेरिकी क्रांति भी अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन की तरह महज एक स्वतंत्र आंदोलन था, परंतु अमेरिकी क्रांति के मध्य ऐसा क्या हुआ कि इस तीसरे क्रांति का दर्जा प्राप्त हुआ? क्या अमेरिकी क्रांति क्रांतिकारिता के अमेरिकी संविधान में निहित थी? अमेरिकी संविधान ने संविधानवाद के विषय में अपनी क्या विरासत छेड़ी? विश्व इतिहास खंड उपखंड फ्रांस की क्रांति 1789 से 1815 ईस्वी में। पृष्ठभूमि फ्रांस की क्रांति न केवल यूरोप के इतिहास में अपितु विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा बनकर आती है। मध्य युग से आधुनिक युग की ओर परिवर्तन की जो प्रक्रिया जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के साथ आरंभ हुई थी, वह फ्रांस की क्रांति के साथ लगभग पूरी हो गई है। एक दृष्टि से फ्रांस की क्रांति अमेरिकी क्रांति की अगली कड़ी थी, जहाँ एक तरफ अमेरिकी की क्रांति ने इसे औपचारिक समर्थन दिया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मध्य वर्ग की जीत ने फ्रांसीसी मध्य वर्ग को एक नवीन चेतावनी प्रदान की है। यह अपनी विरासत, प्रभाव, तीव्रता तथा व्यापकता में अमेरिकी क्रांति से कहीं आगे निकल गई है। इसका दीर्घकालीन प्रभाव न केवल यूरोप वरन संपूर्ण विश्व में महसूस किया गया है। यह क्रांति युद्ध की क्रांति, हिंसा एवं तानाशाही जैसी कई व्यवस्थाओं से गुजर कर आगे बढ़ी है। बताया जाता है कि फ्रांस की क्रांति उन प्रश्नों का भी जवाब दी थी जो 1789 से पहले यूरोप के समझ उपस्थित थे। एक प्रश्न थे राजतंत्र और कुलीन वर्गों के बीच संबंधों की समस्या, राजतंत्र एवं मध्य वर्गों के बीच संबंधों की समस्या, कुलीन वर्गों एवं मध्य वर्गों के बीच संबंधों की समस्या तथा मध्य वर्गों एवं निम्न वर्गों के बीच संबंधों की समस्या। फ्रांस की क्रांति ने इसमें से अधिकांश प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास किया था। केवल अंतिम प्रश्न अनुत्तरित रह गया था, जिसका उत्तर आगे रूस की बलशेविक क्रांति ने देने का प्रयास किया था। अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा कैसे मिली है? फ्रांस की क्रांति के उद्भव अमेरिकी क्रांति से निम्नलिखित रूपों में प्रेरणा मिली। अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के विरुद्ध हिस्सा लेने के लिए फ्रांस की सेना अमेरिकी उपनिवेशों में भेजी गई थी। वहां से वह क्रांति के विचारों से प्रभावित होकर वापस लौटती। अमेरिकी क्रांति अमेरिकी मध्य वर्ग की जीत थी। इनसे फ्रांसों के मध्य वर्गों की अक्षमता को भी बढ़ा दिया। फ्रांसीसी सरकार की आर्थिक दशा पहले से ही खराब थी, फिर अमेरिकी क्रांति में हिस्सा लेने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था संकट का शिकार हो गई। फिर फ्रांस का आर्थिक संकट फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया। फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां जो केंद्र क्रांति में घटित हुई है,
राजनीतिक स्थिति फ्रांस के शासक अपने अधिकारों का दावा करते थे। हालांकि फ्रांस के शासक लुई 14 ने निरंकुश राजतंत्र को स्थापित किया था, किंतु उसके काल में क्रांति अथवा उपहार जैसी जैसी कोई चेतना नहीं देखी गई थी। इसका कारण था कि उनकी निजी प्रतिभा प्रतिभा एवं कूटनीतिज्ञ दक्षता, परंतु उसके उत्तराधिकार लुई 15वें तथा लुई 16वें में युवा पराक्रम एवं योग्यता नहीं थी। फिर भी वे निरंकुशता के दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आर्थिक कारक वस्तुतः क्रांति के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति होती है। एक दीर्घकाल की आर्थिक समृद्धि के पश्चात काल के लिए अशासन या अनित का काल फ्रांस में कुछ ऐसे ही देखा गया है। 1730 से 1760 के दशक में फ्रांस की अर्थव्यवस्था विस्तार होता रहा था। कृषि एवं औद्योगिकी के क्षेत्र दोनों में समृद्धि देखी गई, किंतु 1770 के दशक के अंत और 1780 के दशक में यूरोप में एक मंदी का दौर आरंभ हुआ है, जिसका कारण था नई दुनिया अमेरिका ने अक्षय कीमती धातु का आगमन सीमित होना। इसका प्रभाव फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर भी देखा गया है। तभी 1788 से 89 में फ्रांस में फसल नष्ट होने जैसी घटना हुई, जिससे किसानों में और भी असंतोष व्यापक हो गया। फ्रांस की सामाजिक संरचना मध्यकालीन व्यवस्था के अनुकूल फ्रांस की समाज एक विभाजित समाज था, तथा इस समाज का विभाजन विशेषाधिकार वाहिनी वर्ग एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के बीच था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के प्रथम एस्टर तथा द्वितीय एस्टर के लोग शामिल थे। प्रथम एस्टर का प्रतिनिधित्व उत्तरी वर्ग करता था, तो द्वितीय वर्ग का प्रतिनिधित्व कुलीन वर्ग ये दोनों वर्ग एवं सभी प्रकार के कर से मुक्त थे, तथा कई अन्य प्रकार के सामाजिक विशेषाधिकार का उपयोग करते थे। वही जनसामान्य तृतीय स्टेट में शामिल थे, तथा वे विशेषाधिकार वाहिनीय थे। जन सामान्य समूहों में फ्रांस मध्य वर्ग अर्थात पूंजीपति, विभिन्न पेशेवर समूह, किसान और श्रमिक सभी शामिल थे। करों का बोझ मुख्यतः तृतीय स्टोर पर था। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जहाँ पूंजीपति एवं विभिन्न पेशेवर समूह अपनी आर्थिक स्थिति में अनेक कुलीनों से ऊपर उठ चुके थे, वही सामाजिक दृष्टि से उनकी स्थिति अपने ही समूह के निर्धारण लोगों जैसे थी। फ्रांस में आर्थिक रूप से प्रभावित और सामाजिक रूप से प्रभावित वर्गों के बीच यह विरोधाभास फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ है। औपचारिक अथवा सांस्कृतिक कारक प्रबंधन का गहरा प्रभाव फ्रांस पर देखा गया था। पेरिस आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। फ्रांस में सक्रिय चिंतक में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, रूस आदि प्रमुख थे। हालांकि ये मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे, अतः ये शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते थे। क्रांति में नहीं, इनका बल सुधारों पर रहा था, मतलब परिवर्तन पर नहीं, परंतु इन्होंने निम्नलिखित रूपों में क्रांति का प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की। इन चिंतकों ने अपने निबंध एवं लेखकों के माध्यम से लोगों का ध्यान तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या की ओर खींचा है। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द एवं मुहावरों को जन्म दिया जिससे क्रांतिकारी की प्रेरणा ने दिया था। विधि का शासन, नागरिक की अवधारणा आदि। फिर क्लब एवं कॉफी हाउस में उनके द्वारा जो बहस की जाती है, उस कारण उनके विचार का तेजी से प्रसार हुआ। गौरतलब है कि क्रांति के काल में कोई भी जिला उपस्थित नहीं थे, न तो इनके द्वारा कोई राजनीतिक संगठन बनाया गया था, और न ही इन्होंने अमेरिकी तेज नेता बेंजामिन फ्रैंकलिन और ट्रांसफर फेरन की तरह क्रांति का नेतृत्व किया था। यही वजह है कि इन विचारों की भूमिका को तत्कालीन परिस्थितियों से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। तत्कालीन परिस्थितियों सप्तवार्षिक युद्ध में भागीदारी एवं अमेरिकी क्रांति के समर्थक ने फ्रांस और अर्थव्यवस्था को संपूर्ण संकटपूर्ण स्थिति में ला दिया था। अब सागर के समाज एक ही समाधान था, कर के आधार को बढ़ाना, अर्थात विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को भी कर की परिधि में लिया जाना। इससे मुद्दे पर वित्तीय विशेषज्ञ कुलीनों से वार्ता करने का प्रयास किया, परंतु कुलीन ने किसी प्रकार की रियायत देने से इनकार कर दिया। अंत में फ्रांस की सरकार ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की घोषणा की। स्टेट जनरल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह एक प्रतिनिधि संस्था रही थी, परंतु ब्रिटेन के शासकों के विपरीत फ्रांसीसी शासन अधिक निरंकुश रूप से शासन करना चाहते थे। लगभग 175 वर्ष के पश्चात फ्रांसीसी राजतंत्र के द्वारा स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की घोषणा का प्रतीकात्मक अर्थ था। फ्रांसीसी राजतंत्र का क्रांति की शक्तियां के समक्ष संपन्न। इसीलिए जब मई 1789 में स्टेट जनरल की बैठक आरंभ हुई, तो मतदान के मुद्दों पर मतभेद आरंभ हो गया। अब एक तरफ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की मांग थी कि चैम्बर में बहुत
बहुमत की स्थिति में आ सकते सकते आ आ जाते। दूसरी तरफ जनसामान्य अंततः तृतीय स्टूल की मांग थी कि तीनों चैम्बर को मिलाकर बहुमत का निर्धारण किया जाए, क्योंकि इस वर्गों की संख्या अधिक थी, किंतु इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अंत में वार्ता टूट गई और फिर मध्य वर्ग प्रतिनिधियों के लिए स्टेट जनरल का बहिष्कार करते हुए समान के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सभा बुलाई। इसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया है। इस प्रकार क्रांति का आरंभ हो गया। इससे निम्न वर्ग का समर्थन प्राप्त हो गया। निम्न वर्ग में फ्रांस के किसान तथा पेरिस के दस्तकार कारीगर थे। इन्हें पेरिस के भीड़ के नाम से जाना जाता है, परंतु निम्न निम्न वर्ग की उपस्थिति मध्यवर्गीय नेतृत्व की समझ एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दोनों के लक्ष्यों में स्पष्ट अंतर था। एक तरफ मध्यवर्ग समिति मताधिकार पर आधारित संवैधानिक राजतंत्र एवं राजनीतिक स्वतंत्रता चाहता था, वहीं निम्न वर्ग साप्ताहिक मताधिकार के आधार पर प्रजातंत्र तथा आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता चाहता था। इसीलिए फ्रांस की क्रांति के दौरान मध्य वर्ग एक साथ 6 बार लड़ रहा था। एक तरफ राज्य प्रताप विशेष अधिकारों को समाप्त करने के लिए राजतंत्र कुलीन वर्ग और अधिकारी वर्गों से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ वे अपने उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए निम्न वर्गों के साथ भी संघर्ष कर रहे थे। उनके उनके इसी दृष्टिकोण को दोहरापन क्रांति के मध्य प्रकट हुआ। फिर मध्य वर्ग और निम्न वर्गों के परस्पर संबंधों ने क्रांति के कई चरण निर्धारित कर दिए हैं। यह क्रांति यूरोप के अन्य क्षेत्रों में घटित न होकर फ्रांस में क्यों घटित हुई। अध्यात्म अध्यात्म यह है कि क्रांति उन्हीं देशों में हो सकती थी जहाँ शक्तिशाली मध्य वर्ग हो तथा विभिन्न वर्गों में गहरा असंतोष हो, और फिर वे व्यवस्था के विरुद्ध आपस में कोई गठबंधन बनने के लिए तैयार हो। फिर जैसा 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 कि हम जानते हैं कि इस तरह परिस्थिति केवल फ्रांस में ही थी। इंग्लैंड एवं हंगरी में एक सशक्त मध्य वर्ग का अभाव था, तथा नीदरलैंड में किसानों के मध्य वर्गों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ दिया था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी मध्य वर्ग यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले अपने समकक्षों से इस बात में पृथक था कि एक तरफ उसकी आर्थिक स्थिति कहीं बेहतर थी, वही उसकी सामाजिक स्थिति तृतीय एजेस्टेंट के लोगों के समक्ष थी। साथ ही फ्रांस में लगभग सभी वर्गों का सरकार से मुंह भंग हो चुका था। क्रांति के प्रतीक एवं स्वरूप प्रथम चरण में क्रांति के प्रतीक एवं स्वरूप 1789 से 1815 प्रथम चरण में संवैधानिक राजतंत्र का चरण 1789 से 92 तक वर्गीय समीकरण। इस काल में क्रांति का नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में रहा था, परंतु क्रांति पर निम्न वर्ग का दबाव भी बना हुआ था। इसीलिए कहीं कहीं क्रांति ने उग्र स्वरूप भी ग्रहण कर लिया था, परंतु अधिकांशतः यह मध्यवर्गीय हितों की सीमा में बंद कर ही चली। इसे संवैधानिक राजतंत्र का चरण माना जाता है। इसे निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। वास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789। वास्तिल एक जेल खाना था। पेरिस की भीड़ ने उस पर आक्रमण कर कैदियों को झुड़ा लिया तथा हथियारों को भी लूट लिया। इसका प्रतिपादक अर्थ था कि राजतंत्रवादी निरंकुशता का पतन। समाजवाद का अंत 4 अगस्त 1789। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समानतावाद का अंत पहले ही हो चुका था, परंतु आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार के रूप में समानतावाद अभी भी अस्तित्व में था। किंतु राष्ट्रीय सभा ने 4 अगस्त 1789 को समानतावाद का अंत कर दिया। समानतावाद के अंत के पश्चात फ्रांस यूरोप में स्वतंत्र किसान का प्रथम देश बन गया, परंतु फ्रांस के समानतावाद की समाप्ति के पश्चात भी समानता का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। एक तरह से अगर देखा जाए तो उन्हें अपने कुछ कम महत्वपूर्ण अधिकारों को गंवाकर अधिक महत्वपूर्ण अधिकारों को बचा लिया। दूसरे शब्दों में फ्रांसीसी कुलीन की संपत्ति का अधिकार बचा रहा। व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789। क्रांति सभा ने 26 अगस्त 1789 को व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की घोषणा
घोषणा की। यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। यद्यपि यह कोई नई बात नहीं थी कि इस पूर्व ब्रिटिश मैग्नाकाटा एवं अमेरिकी क्रांति में भी नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। फिर भी फ्रांस के क्रांतिकारी की घोषणा अपने स्वरूपों में अलग थी। यह रूसों की सामान्य इच्छा को सिद्धांतों के अंतर्निहित जन संप्रभुत्व की अवधारणा से प्रेरित थी तथा इसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक था। परंतु इनमें से जिन स्वतंत्रताओं की घोषणा हुई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार, विधि की समझ, समानता, मनमानी, गिरफ्तारी से मुक्ति, वे मध्य वर्ग के नहीं हित में थे। निम्न वर्ग के हित में काम के अधिकार, भोजन के अधिकार तथा संगठन एवं संगठन बनाने के अधिकार को स्वीकृत नहीं दी गई। फिर यह अधिकार केवल पुरुषों पर ही लागू था, महिला पर नहीं। नए संविधान का निर्माण 1791 ईस्वी में, जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय सभा संविधान सभा के रूप में भी कार्य कर रही थी। फिर 2 वर्षों के प्रयत्नों के पश्चात 1791 में फ्रांस का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान पर मध्यवर्गीय दृष्टिकोण का प्रभाव था। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मैथ्यूसको की शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा को अपनाया गया। मताधिकार को सीमित रखा गया और इससे संपत्ति के योग्यता से जोड़ दिया गया। इस नए संविधान में एक संसदीय व्यवस्थापित का प्रबंधक लाया गया। इसका नाम था मिशेल वैकेंसेल, किंतु संविधान सभा ने एक निर्णय में भूल की। उसने यह प्रदान किया कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वे संविधान सभा के आधार पर गठित नेशनल कन्वेंशन के सदस्य नहीं होंगे। इस कारण से क्रांति ने उन तत्वों को, जो तत्व 1789 एवं 1791 के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी रहे थे, खो दिया। द्वितीय चरण में उग्र गणतंत्रवाद का चरण 1792 से 94, नवीन वर्गीय समीकरण, नवीन वर्ग के मध्य वर्ग को बाहर कर क्रांति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्योंकि मध्य वर्ग के नेतृत्व के द्वारा जो सुधार और परिवर्तन लाए गए थे उससे निम्न वर्ग संतुष्ट नहीं था। इस समय फ्रांस में सक्रिय 2 रेडिकल पार्टियां, जीरोधिस्ट और जैकोबिन, फ्रांस में उग्र परिवर्तन लागू करना चाहती थी। जीरोथिस्ट जहां निम्न मध्य वर्ग प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहीं जिकोबिनियन निम्न वर्ग का। जून 1792 में असेंबली के इन रेडिकल सदस्यों ने एक दूसरे क्रांति के मध्य से सत्ता पर नियंत्रण कर लिया तथा अगस्त 1792 में एक नया संविधान लाया जिसमें पहली बार स्वतंत्र पुरुष मताधिकार का प्रावधान था। इन्हीं रेडिकल सदस्यों के द्वारा सितंबर 1792 से राजा को बंदी बनाकर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया तथा फ्रांस में गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैकोबियन सरकार की स्थापना। आगे चलकर जीरोधिस्ट और जैकोबियन के बीच भी मतभेद हो गया, जिनमें जीरोधिस्टियों का यह मानना था कि गणतंत्र की स्थापना के पश्चात क्रांति का लक्ष्य पूरा हो गया है, जबकि जैकोबियन इस क्रांति और भी आगे जाना चाहते थे। जैकोबियन धारीदार पजामा तथा लाल टोपी पहनते थे, जो कि जैकोबियन जीरोधिस्टों की तुलना में कहीं अधिक संगठित थे। इसीलिए उन्हें जून 1793 में पेरिस की भीड़ के सहयोग से विधानमंडल के जीरोदश से को खींच कर मार डाला। फिर वहाँ वह शासन व्यवस्था कायम हो गई जिसे जैकोबियन का अंत के नाम से जानते हैं। जैकोबियन शासन जून 1793 से 1794 तक कायम रहा है। यह आधुनिक तानाशाही सरकार का प्रथम उदाहरण है। व्यवहार में यह एक व्यक्ति की तानाशाही बन गई है, क्योंकि जैकोबियन नेता रॉबेस्पियर ने दार्थ हर्बर्ट आदि जैसे अपने साथियों को रास्ते से हटाकर अपने को सरकार में एकत्र प्रतिनिधित्व के रूप में स्थापित कर दिया। इसका एक दुखद पहलू यह है कि यह तानाशाही सरकार रूसों की सामान्य इच्छा कॉमनवेल्थ की अवधारणा के तहत लाई गई थी। कि जैकोबियन शासन की उपलब्धियां एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी विचारों को गति दी तथा धर्मनिरपेक्षता के प्रोत्साहन दिया। सीमित मताधिकार को हटाकर इन्हें स्वतंत्र पुरुष मताधिकार का प्रावधान लाया। उसने कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया। इसके अंतर्गत इसने लोगों को काम के अधिकार एवं भोजन के अधिकार प्रदान किया है। साथ ही इनसे सहकारी श्रमिक की सुविधा के लिए रैशनिंग के आधार पर अनाज मुहैया कराने का प्रावधान लाया। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और साथ ही असंतोषजनक सरकार के विरोध करने के अधिकार भी दिए गए थे। इसी शासन के अंतर्गत एक सैनिक अधिकार कानून ने आम सैनिक भर्ती की पद्धति लागू
लागू की। इससे एक नागरिक सेना की अवधारणा आई जिसने सेना की समाज संरचना को परिवर्तित कर दिया। जैकोबियन शासन की सीमाएं। इससे क्रांति को एक भयावह चेहरा दिया। क्रांति के इस काल को आतंक का राज्य भी कहा जाता है। इस काल में क्रांति उग्र एवं हिंसक हो गई। इसने अपने बच्चों को ही निगलना आरंभ कर दिया। निम्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का दावा करने के बावजूद इस शासन काल के मध्य मारने जाने वाले अधिकतर लोग निम्न वर्ग से थे। अंत में जून 1794 में कुछ जैकोबियन सदस्यों ने ही मिलकर राइसपियर्स को रास्ते से हटा दिया। इसके साथ ही आतंक के शासक का अंत हो गया। इस घटना का प्रतिनिधात्मक अर्थ था। फिर एक बार क्रांति का निम्न वर्ग के हाथों से निकलकर मध्य वर्ग के हाथों में आ जाना। तीसरा चरण में उदारवाद गणतंत्रवाद का चरण। 1794 से 99 वर्गीय समीकरण राइसपियर के पतन की घटना का प्रतीकात्मक अर्थ था कि फिर एक बार क्रांति का निम्न वर्ग के हाथों से निकलकर मध्य वर्ग के हाथों में आ जाना। इस समय निम्न वर्ग उतना संगठित नहीं था। उसमें आंतरिक फूट पड़ गई थी। वस्तुतः क्रांति के मध्य किसानों और पेरिसों के जबरदस्ती किसानों संगठित नहीं था। उसने आंतरिक फूट पड़ गई। उस समय आंतरिक फूट गई। वस्तु क्रांति के मध्य किसानों और पेरिसों के दस्तकारों के बीच दरार पड़ गई क्योंकि राजपीयर की सरकार के द्वारा किसानों को कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए दबाव डाला गया था ताकि कारीगरों को यह कम कीमत पर मिल सकेगा। डायरेक्टरी शासन। इस चरण में मध्य वर्गों ने अपने लक्ष्य के अनुरूप फिर सरकार के स्वरूपों के परिवर्तन ला दिया। 1795 में फ्रांस का एक नया संविधान लाया गया। इससे फिर एक बार स्वतंत्रित पुरुष मताधिकार को समाप्त कर सीमित मताधिकार को बहाल किया गया। साथ ही एक सदन वाली व्यवस्थापिक की तरह जगह दो सदनों वाली व्यवस्थापिक स्थापित की गई ताकि विधानमंडल पर किसी एक पार्टी का सर्वोच्च स्थापित न हो। उसी प्रकार कार्यपालिका को शक्ति 5 में निहित कर दी गई है। यहाँ प्रयास यह था कि फ्रांस की राजनीतिक में फ्रांस की राजनीतिक दल की भूमिका सीमित हो परंतु राजनीतिक दल की भूमिका को सीमित करने का एक नकारात्मक परिणाम सामने आया। वह था व्यक्ति का महत्व बढ़ जाना तथा वह व्यक्ति तथा नेपोलियन बोनापार्ट चतुर्थ चरण में प्रजातंत्र के नाम पर धनशाही और साम्राज्यवाद के चरण में 1799 से 1814 ईस्वी में। जैसे कि हमने देखा कि 1794 के पश्चात ही क्रांति मध्य वर्ग के हितों में मूल शक्ति थी। नेपोलियन भी मध्य वर्ग के हितों में से ही काम कर रहा था। उसने 1794 में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया तथा फिर एक नया संविधान लाकर एक नई सरकार स्थापित कर दी। आगे 1704 ईस्वी में गणतंत्र को समाप्त कर अपने फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने जैकोबियन शासन के रेडिकल सुधार को समाप्त किया और बड़ी चालाकी से क्रांति को स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्य से पृथक कर उसे राष्ट्रवाद एवं सैनिक गौरव के पक्ष में मोड़ दिया। नेपोलियन मूल्यांकन संबल पक्ष क्रांति को शीर्ष अथवा क्रांति से संबंध बनाए रखना। नेपोलियन क्रांति को शीर्षो था से तात्पर्य है कि क्रांति ने ही वे परिस्थिति का निर्माण की थी जिनमें से नेपोलियन का उद्भव संभव हुआ था। क्रांति ने प्रतिभाव की प्रगति के लिए जो रास्ता तैयार किया उसी का लाभ उठाकर नेपोलियन जैसे सामान्य व्यक्ति एक सैनिक अधिकारियों के पद से फ्रांस के शासक के स्तर तक पहुंच गया। उसने क्रांति से अपना संबंध बनाए रखा तथा क्रांति के आदर्शों की रक्षा के नाम पर ही उसी सरकार ने वैध प्राप्त की है। इतना तक कि जब उसने अपने सम्राट घोषित कर दिया तो भी उसने जनमत संग्रह के माध्यम से अपने इस कदम का अनुमोदन लिया यह घोषित किया कि अब गणतंत्र केवल एक व्यक्ति में निहित है। नेपोलियन के सुधार ने भी क्रांति के साथ अपना संबंध बनाए रखा तथा उसके विधि कोड नेपोलियन कोड में भी विधि के समक्ष समानता धार्मिक स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार आदि प्रज्वलित कर दी गई थी। उसने सामाजिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए जन आधारित विशेषाधिकार के नकार दिया। उसने प्रतिभा के आधार पर सरकारी सेवा के नियुक्त पर बल दिया। उसी की कर प्रणाली की क्रांति के आदर्शों के कुल
अनुकूल थे, क्योंकि इनमें से कर के वितरण प्रावधान था। वित्त गतिविधियों के सुचारू बनने के लिए उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की है। इसके अलावा फ्रांस के बाहर यूरोप में भी उस क्रांति के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया। निर्बल निर्बल तथा क्रांति का शत्रु नेपोलियन ने क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण आदर्शों को उल्टा उल्टा दिया। उसने फ्रांस के में गणतंत्र की स्थापना कर राजतंत्र की स्थापना कर दिया। फिर उसने इसे अपनी प्राचीन परंपराओं शासक से जोड़ने का प्रयास किया। उसने लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया। उसने जनमत का उपयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। फिर समानता को भी उसने अपना ढंग से परिभाषित किया गया है। उसके लिए